8125 51 प्यार में अंधा। आर्य कॉन्टिनेंट, सिलीगुड़ी। ये एक घनी आबादी वाला और समृद्ध स्थान था। रात का समय होने के बावजूद सड़कों पर घोड़ों और गाड़ियों की कतारें देखी जा सकती थीं और शहर चमकदार लैंप की रोशनी से नहाया हुआ था। ये गर्मियों का मध्यकाल था और रात के आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दूर से गड़गड़ाहट की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और हवा में घनी नमी से ऐसा लग रहा था कि जल्द ही बारिश होने वाली है। शहर से सुदूर कोने में अचानक जमीन हिली और फिर एक गड्ढा बन गया। एक युवक वहां से बाहर निकला जो बिल्ली की तरह फुर्तीला था। वो लगभग 17 या 18 साल का लग रहा था। सिर से पैर तक काले कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया हुआ बॉक्स था। ये युवक विक्रम सेन था, जिसने कई अन्य लोगों की तरह मार्शल आर्ट की कल्टीवेशन की। वो सिलीगुड़ी के कुलीन सेन क्लैन का एक यंग मास्टर था। वो शहर में मार्शल आर्ट के एक शक्तिशाली मास्टर के रूप में भी काफ़ी फेमस था। वो बहुत बूढ़ा नहीं था और जरूरी नहीं कि वो लंबा और सुडौल हो, लेकिन उसकी हर हरकत और हरकत से ये स्पष्ट था कि उसके अंदर से बहने वाली रहस्यमय एनर्जी किसी भी क्षण फूटने के लिए तैयार थी। जब वो गड्ढे के किनारे पर खड़ा था तो उसने अपनी एनर्जी प्रसारित की और तीव्र गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देने लगीं जो अत्यंत चौंकाने वाली थीं। ही मुझे लगता है कि मुझे मार्शल आर्ट के 5वें लेवल, एनर्जी विस्फोट लेवल तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तब मैं अपनी असली एनर्जी को अपने शरीर के बाहर फेंक पाऊंगा। इससे मैं एक असली एक्सपर्ट बन जाऊंगा। मेरी प्रगति अविश्वसनीय होगी। आखिर मैं एक जीनियस जो हूँ। वो अपना सिर ऊपर करके थोड़ा घमंड के साथ अपने आप से कहे जा रहा था। उसने शहर की ऊंची दीवार पर नज़र डाली। उसे देखकर बहुत खुशी हुई कि उसने उसे जिस तरह से पार किया वो सफल रहा। फिर वो गति में धुंधला हो गया। शहर के चारों ओर अंधेरे जंगल में एक काले तेंदुए की तरह गायब हो गया। विक्रम ने बहुत पहले ही अपनी मार्शल आर्ट को चौथे लेवल, एनर्जी रिफाइनमेंट लेवल तक कल्टीवेट कर लिया था। आर्य कॉन्टिनेंट पर मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन करने वाले एक्सपर्टों ने उन्हें 9 लेवलों में विभाजित किया। पहला था एनर्जी वृद्धि, जिसमें शरीर में एनर्जी का निर्माण किया जाता था। दूसरा था एनर्जी सर्कुलेशन, जिसमें व्यक्ति अपनी नाड़ियों के माध्यम से महत्वपूर्ण एनर्जी सर्कुलेट करता है। तीसरा था एनर्जी कन्वर्जेंस, जब महत्वपूर्ण एनर्जी को एक केंद्रीय स्थान, एनर्जी के क्षेत्र में एकत्रित किया गया। चौथा था एनर्जी रिफाइनमेंट, जिसमें एकत्रित वाइटल एनर्जी को रिफाइन एवं शुद्ध किया गया। पांचवां लेवल था एनर्जी विस्फोट। इस लेवल में दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी मार्शल आर्ट्स का उपयोग किया जा सकता था। पहले 4 लेवल अवशोषण, सर्कुलेशन, कन्वर्जेंस और रिफाइनमेंट सभी आंतरिक थे और हालांकि उनका उपयोग किसी के शरीर को मजबूत करने के लिए किया जा सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। 5वें लेवल एनर्जी विस्फोट तक पहुंचने पर व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से बदल जाता था, जिससे युद्ध में मार्शल आर्ट्स को प्रकट करना संभव हो जाता था। केवल एनर्जी विस्फोट लेवल तक पहुंचने पर ही किसी को वास्तव में शक्तिशाली एक्सपर्ट माना जा सकता है। इस प्रकार 5वें लेवल को मार्शल आर्ट्स के विकास में एक प्रमुख निर्णायक बिंदु माना गया। उस लेवल पर 100 स्टेप पंच टेक्निक करना संभव था, एक ऐसी टेक्निक जो 100 कदम दूर से भी नुकसान पहुंचा सकती थी, यहां तक कि पेड़ों को चकनाचूर कर सकती थी। इस तरह की युद्ध कौशल इतनी असाधारण थी कि इसका इस्तेमाल करने वाला एक व्यक्ति 100 ऐसे लोगों को हरा सकता था जो ऐसा नहीं कर सकते थे। छठे लेवल को एनर्जी हथियार लेवल कहा जाता था, जिसमें व्यक्ति एनर्जी का उपयोग करके भौतिक हथियार बना सकता था। 7वां लेवल एनर्जी प्रकटीकरण लेवल था। उस लेवल में मार्शल आर्ट्स का उपयोग क्रूर और खतरनाक बीस्ट को बुलाने के लिए किया जा सकता था, या ऐसे बीस्ट को भी जो किसी को आकाश में उड़ा सकते थे। 8वें लेवल एनर्जी अवतार ने मन अवतार नामक एक क्षमता को जन्म दिया, जिसमें अभ्यासकर्ता लगभग अभेद्य शक्ति का एक रक्षात्मक एनर्जी शील्ड बना सकता था। 9वें लेवल को एनर्जी का मास्टर लेवल कहा जाता था। दुर्भाग्य से विक्रम सेन के लिए मार्शल आर्ट का ऐसा ग्रैंड मास्टर बनना बहुत मुश्किल था। अफवाहों के अनुसार मास्टर ऑफ एनर्जी लेवल के एक्सपर्ट अंततः स्वर्ग से जीवन को जब्त कर सकते हैं और इस प्रकार जीवन ग्रहण लेवल तक पहुंच सकते हैं। जीवन ग्रहण करने वालों को अनिवार्य रूप से पुनर्जन्म का अनुभव होता है और वे सामान्य मार्शल आर्ट अभ्यासियों की तुलना में कई गुना अधिक जीवनकाल प्राप्त करते हैं। विक्रम सेन ने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। तारांकन। जंगल में कुछ देर तक दौड़ने के बाद विक्रम की नज़र एक युवती पर पड़ी जो नीले रंग के परिधान में थी और उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसका फिगर बेहद आकर्षक था, खास करके उसका बैक साइड। वो गर्व से खड़ी थी। जाने मन, उसने आवाज़ लगाए, मुझे लेटेंट ड्रैगन पिल मिल गई। ये आसान नहीं था, लेकिन शहर में मेरे कनेक्शंस की बदौलत मैं सिटी मजिस्ट्रेट की हवेली में घुसने, उसके खजाने के घर में सेंध लगाने और पिल चुराने में कामयाब रहा। युवती की ओर उत्साह से देखते हुए विक्रम ने कहा। उसने वो हाथ से बनाया बॉक्स आगे बढ़ाया जिसे वो इतने समय से अपने पास रखे हुए था। युवती ने मुड़कर देखा तो उसका चेहरा अत्यंत सुंदर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई परी हो जो परीलोक से यहाँ आए हो। तो विक्रम सेन, तुम अंततः सफल हो गए, मुझे तुम पर भरोसा था।
उस लड़की ने कहा। मोती जैसी सुंदर उंगलियों से हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा, इसे मुझे दे दो ताकि मैं इसे देख सकूं। ठीक है। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम ने बॉक्स उस युवती को सौंप दिया। उसने उसे लिया, फिर उसे खोला तो उसमें एक लाल रंग की औषधीय गोली निकली। औषधीय सुगंध ने तुरंत उस जगह को भर दिया और गोली खुद ही आग की लपटों की तरह टिमटिमाने लगी, जिससे युवती के चेहरे पर लाल रोशनी पड़ रही थी, जिससे वो पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उसकी इस खूबसूरती को देख तो विक्रम जैसे ठहर सा गया। सच में वो बहुत खूबसूरत थी, कमाल की फिगर थी उसकी, कोई भी एक नज़र में उसका दीवाना बन सकता था। ठीक है, जाने मन, विक्रम सेन ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए लेटेंट ड्रैगन पिल ला दी है, अब हम तुम्हारे वादे के मुताबिक साथ साथ भाग सकते हैं, है ना? चलो चलते हैं यहाँ से कहीं दूर और अपनी फाड़ू जिंदगी की शुरुआत करते हैं। विक्रम ने उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे इस बात का दुख है विक्रम, उसने कहा, बॉक्स को अपने कपड़े में छिपाते हुए। विक्रम को ठंडे भाव से देखते हुए उसने आगे कहा, मुझे एक महत्वपूर्ण काम निपटाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग कर नहीं जाऊंगी। वास्तव में इस विषय को फिर कभी मत उठाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं भागने वाली। उसके इन शब्दों ने उस नीले आसमान से गिरती बिजली की तरह विक्रम को झकझोर दिया। कुछ कदम पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए उसके चेहरे से खून बह रहा था। उसने कहा, डार्लिंग, मैंने तुम्हारे लिए खुद को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट की हवेली से एक लेटेंट ड्रैगन पिल चुराए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने कहा था कि हम साथ भाग जाएंगे और तुम मुझे दोगी अपना प्यार। हम साथ रहेंगे और अब तुम अपना मन बदल रही हो। क्यों? तुम ऐसा कुछ क्यों कर रही हो? अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, क्या मैं समझाऊं? एक क्षण बाद जंगल के अंधेरे से एक आकृति उभरी। वो एक सुंदर युवक था, लंबा और तगड़ा, कवच पहने हुए। जिस तरह से उसने विक्रम सेन को नीची नज़र से देखा, उससे ये स्पष्ट था कि वो कितना घमंडी और अभिमानी व्यक्ति था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मगध की एक शानदार राजकुमारी जिया सेन क्लैन के एक छोटे से गुंडे की परवाह करेगी? तुम्हारा क्लैन सिलीगुड़ी में महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं, सिलीगुड़ी के राजकुमार भी जिया का पीछा करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, समझे? तुम भोले मूर्ख। तुम्हें हंस के पीछे बदसूरत कौए की लालसा वाली कहावत पता है? वो तुम हो। एक कौवा हंस को पाने की चाहत रखता है, ये क्या गजब का मजाक है। उसे लगता है कि उसको हंस देगी अपना प्यार, पर असल में हंस उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखती है, वो बस उसका आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। उस युवक ने हंसते हुए कहा। क्या ये सब सच है, जिया? विक्रम ने पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद की जो भी हल्की किरणें बची थीं, वे उसे थामे हुए थीं कि जिया उसके साथ ऐसा नहीं करेगी। ये लड़का झूठ बोल रहा है। जिस तो उससे प्यार करती है, वो तो उसके साथ यहाँ से भागने के लिए तैयार थी। हाँ, इस समय उसे कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए वो मना कर रही है। विक्रम को भरोसा था कि जिसके लिए उसने ये सब किया है, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। हालांकि जिया ने जो अगली बात कही, उसने उस उम्मीद को खत्म कर दिया, उसके दिल को टुकड़ों में कर दिया, उसके विश्वास की धज्जियां उड़ा दी। बेहद ठंडे चेहरे के साथ उसने कहा, ये सच है विक्रम सेन, मैंने लेटेंट ड्रैगन पिल पाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। ये कहने के बाद वो विक्रम की तरफ बढ़ी और बोली, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, तो तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? विक्रम कांप रहा था और उसके हाथ पैर पहले से ही बर्फ की तरह ठंडे थे। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए सेज एम्परर के साथ। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद। चट्टू लाइटनिंग ऑन विक्रम। तुम ऐसे कैसे हो सकती हो जिया? जाऊं? मुझे कहाँ जाना चाहिए? मैंने एक लेटेंट ड्रैगन पिल चुरा ली है। मैं घर वापस नहीं जा सकता और सिलीगुड़ी के गार्ड शायद पहले से ही मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या तुम कम से कम लेटेंट ड्रैगन पिल मुझे वापस दे दोगी और मैं इसे लौटा दूंगा? विक्रम ने अपने आप को शांत करते हुए कहा। हालांकि उसका दिल तो टूटकर बिखर गया था, पर इस समय जरूरी था कि वो ये पिल जहां से लाया है वहां लौटा दे, तो शायद उसे कोई सजा न मिले। वैसे भी उसे एक बड़ा धोखा तो मिल ही गया है। कवच पहने युवक ने ठंडी हंसी में कहा, वापस दे दे। सपने देखना बंद करो मूर्ख लड़के। कौन एक निवाला खाने के बाद अपना निवाला बाहर थूक देगा? मारो इसे। अगर तुमने मुसीबत खड़ी करने के बारे में सोचा भी, तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बिना किसी चेतावनी के विक्रम अचानक हरकत में आ गया। बाघ की तरह शक्तिशाली और सांप की तरह लचीला, वो उस युवक पर झपटा। उसके हाथ कुल्हाड़ी की तरह हवा में लहरा रहे थे। सबकी पुंडी बजाने वाला सफेद बाघ। उसने चिल्लाते हुए तुरंत सेन क्लैन के लिए अद्वितीय एक घातक मार्शल आर्ट चाल का सहारा लिया। अपने उच्चतम लेवल पर इस मार्शल आर्ट का उपयोग एक विशाल सफेद बाघ को बुलाने के लिए किया जा सकता है, जो अत्यधिक शैतानी और इतना शक्तिशाली है कि किसी भी दुश्मन को लाश से ज्यादा कुछ नहीं बना सकता। बेशक विक्रम सेन उस तरह से इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं था। क्या तुम मरना चाहते हो? उस युवक ने कहा। उसकी आंखें घृणा से लाल हो रही थीं।
वूश, उसके हाथ से एनर्जी की एक पारदर्शी लहर निकली और विक्रम पर जोरदार प्रहार किया। इससे पहले कि वो अपने शक्तिशाली सफ़ेद बाघ को पूरी तरह से अंजाम दे पाता, उसे जमीन पर पटक दिया गया, जहां उसने मुंह भर खून उगल दिया। आश्चर्य से चमकती आंखों से उसने ऊपर देखा और कहा, तुम मार्शल आर्ट के 5वें लेवल एनर्जी विस्फोट लेवल पर हो। हाँ, सही समझे मूर्ख लड़के, उस युवक ने जवाब दिया। मेरे लिए तुम एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हारा सफ़ेद बाघ एक घातक चाल है, लेकिन जब तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में लड़ने वाले बच्चे की तरह दिखते हो। विक्रम की ने संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। घृणा से भरी आंखों से उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं अंकित राज हूँ, जिया का कजन। कुछ ही दिन पहले जिया आर्य कॉन्टिनेंट के नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन मून एकेडमी में एक स्टूडेंट के रूप में स्वीकार की जाने वाली है। क्या तुम जानते हो कि ये उसे कितना महत्वपूर्ण बनाता है? क्या तुमको वाकई लगता है कि तुम्हें उसके करीब आने की कोई उम्मीद है? रुको, क्या तुमने पूछा कि मैं कौन हूँ? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम बदला लेने के लिए मेरे पीछे आ सकते हो? मुझसे इस बात का बदला ले सकते हो? क्या ही मजाक है। एक गधा मुझसे बदला लेने के बारे में सोच रहा है। सही कहा गया है कि घास को जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाने देना ठीक बात नहीं है। जैसे ही ये शब्द उस युवक के मुंह से निकल रहे थे, उसकी एनर्जी उसके अंदर बढ़ने लगी। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? विक्रम ने गुर्राते हुए कहा। तुम वही हो जिसे मगध में सबसे बेहतरीन कहा जाता है। खैर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, जिया राज, तुमने मुझसे झूठ बोला और मैं कसम खाता हूं कि एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगा। लगता है तुम्हें जिंदा छोड़ना निश्चित रूप से गलत काम है। अंकित ने गुर्राते हुए अपनी एनर्जी को कंडेंस करने की तैयारी की। बस बहुत हुआ अंकित भाई, जिया ने कहा, उसका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ते हुए। फिर उसने सिलीगुड़ी की दिशा में देखा और कहा, गार्ड पहले से ही अपने रास्ते पर हैं, उसे मारने का कोई कारण नहीं है। चलो हम यहाँ से चलते हैं, चलो। ऐसा कहकर वो रात के अंधेरे में गायब हो गई। एक वाक्य पीछे छोड़कर, जब मैं मून एकेडमी में एक स्टूडेंट बन जाऊंगी विक्रम सेन, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर दूंगी। अंकित ने विक्रम को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और अजीब सा घृणित चेहरा बना कहता है, लगता है कि तुम थोड़े और समय तक जीवित रहोगे, मूर्ख। जिया तुम्हें मारना नहीं चाहती क्योंकि वो तुम्हारा खून अपने हाथों पर नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन सिलीगुड़ी के सिटी मजिस्ट्रेट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। इतना कहकर वो विक्रम पर तरस खाते हुए हंसने लगा। वो जिया राज के पीछे मुड़ा। जिया, विक्रम ने बड़बड़ाया। थोड़ा खून थूकते हुए उसने उस दिशा में देखा जिसमें वो और अंकित राज अभी अभी गायब हुआ था, पूरी तरह से जानते हुए कि वे मार्शल आर्ट के मामले में उससे कहीं बेहतर था, उसके वो ज्यादा पावरफुल था। अचानक उसने उन सभी बातों के बारे में सोचा जो इस बिंदु तक ले गई थी। अपने क्लेन के व्यवसाय में मदद करने के दौरान उसकी मुलाकात जिया राज से हुई थी, जिसे वो पहली नज़र में ही पसंद कर बैठा था। उसने कुछ समय तक उसके साथ कोमलता और करुणा से पेश आया, जिसके बाद उसने लेटेंट ड्रैगन पिल पाने के लिए उसकी मदद मांगी। उसने अपना निर्णय लेने से पहले कुछ समय तक इस मामले पर विचार किया था, और अब वो यहाँ था, एक बड़ी मुसीबत में। अब उसके साथ आगे क्या होने वाला था ये तो उसे भी नहीं पता था। वो वहाँ खड़े होकर उसने अपनी मार्शल आर्ट्स का ऊपर ले जाने की सोची, ये तय करने की कोशिश की कि क्या करना है। वो जानता था कि सिलीगुड़ी सिटी के गार्ड उसे पकड़ने आ रहे हैं। उसने अपने क्लैन को अपमानित किया था, और अगर वो पकड़ा गया तो उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसे ही वो संभलने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसे आवाज़ें सुनाई दी, और फिर बस कुछ ही पल बाद उसके सामने कई आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें से एक व्यक्ति लाठी और लोहे के कवच का सूट पहने हुए था, जिसका वजन 40 किलो से कम नहीं था, जिससे वो एक क्रूर जानवर जैसा दिख रहा था। जैसे ही विक्रमसेन ने उस कवचधारी आदमी को देखा, उसका दिल निराशा में डूब गया। वो राजूपाल था, जो शहर के मजिस्ट्रेट की हवेली के विशेष गार्ड में से एक था, एक क्रूर और भयंकर आदमी जिसकी कल्टीवेशन बहुत पहले ही एनर्जी विस्फोट के लेवल को पार कर चुकी थी, मतलब वो लेवल 5 कब का पार कर चुका है। विक्रमसेन, तुमने जो लेटेंट ड्रैगन पिल चुराई है उसे मुझे सौंप दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नहीं तो फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने कोई मौका नहीं दिया था। तुम्हारी फाड़ने से पहले जल्दी से दे दो, नहीं तो फिर ऐसी जगह से तुम्हारे अंदर ये भला घुमाऊंगा जिसे लोग देख भी नहीं सकेंगे। उस मुख्य गार्ड राजूपाल ने उसे गुस्से से लाल पड़ी आंखों से घूरते हुए कहा। राजूपाल की आंखें किसी इंसान की नहीं बल्कि जानवर की तरह चमक रही थीं, और उसके ठंडे लोहे के कवच से एक शक्तिशाली हिंसक ऑरा निकल रही थी। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वो आगे बढ़ा और विक्रम के नाड़ियों के समागम पर हथेली से प्रहार किया, सीधे उसकी एनर्जी क्षेत्र पर निशाना साधा। एक बार फिर विक्रमसेन के मुंह से खून निकलने लगा, क्योंकि 5 से 18 वर्ष की उम्र तक उसने जो मार्शल आर्ट्स कल्टीवेट की थी वे नष्ट हो गईं। तुमने मेरी मार्शल आर्ट को क्रिपल कर दिया। उसके चेहरे पर निराशा का भाव छा गया।
उसके नाड़ी के समागम में एनर्जी क्षेत्र नष्ट हो जाने के बाद उसके लिए एनर्जी को एकत्रित करना असंभव हो जाएगा। इसके बाद वो एक साधारण व्यक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत थी कि तुम एक लेटेंट ड्रैगन पिल चुराने की हिम्मत कर रहे थे, राजूपाल ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी मार्शल आर्ट को क्रिपल करना वास्तव में तुम्हें थोड़ा हल्का छोड़ना है, क्योंकि तुम सेन क्लैन के एक यंग मास्टर हो। मैं तुम्हें तुरंत मौत की सज़ा नहीं दूंगा। सभी मेरी बात सुनो, इसे उस पेड़ से बांध दो। मैं मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने और नए आदेश प्राप्त करने के लिए शहर वापस जा रहा हूँ। यहाँ रहो और अपराध स्थल को सुरक्षित रखो। मैं सेन क्लैन के कुछ लोगों को स्थिति का जायजा लेने के लिए बुलाऊंगा। हाँ सर, दूसरे विशेष गार्डों ने जवाब दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने विक्रमसेन को पास के एक पेड़ से बांध दिया और फिर उस क्षेत्र में गश्त करना शुरू कर दिया। जहां तक राजूपाल का सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ठंडे लोहे के कवच का सूट पहना हुआ था जिसका वजन 40 किलो से ज्यादा था। वो एक पक्षी की तरह तेजी से आगे बढ़ा और सीधे सिलीगुड़ी की ओर वापस चला गया। तभी ऊपर अंधेरे आसमान में बिजली की कई कौंधें चमकने लगी। इतनी देर से हो रही बारिश की तैयारी उबलने लगी और गिरने लगी। साथ में बिजली भी चमकने लगी, जो जमीन पर चांदी के सांपों की तरह चमक रही थी। ये बारिश बहुत तेज है, एक गार्ड ने घबराते हुए ऊपर देखते हुए कहा। और इतनी बिजली क्यों चमक रही है? अचानक बिजली का एक बोल्ट दूर के पेड़ पर गिरा, जिससे भारी बारिश के बावजूद पेड़ में आग लग गई। बारिश के बीच इतनी बिजली गिरना वाकई एक भयावह दृश्य था। पूरी तरह से भयभीत दिख रहे दूसरे गार्ड ने कहा, यह बिजली वाकई अजीब लग रही है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने सुना है कि मास्टर ऑफ एनर्जी लेवल के लोग भी इस तरह की स्वर्गीय बिजली से बच नहीं पाते। अगर हम इस जंगल में रहे तो हम मारे जाएंगे। चलो यहाँ से निकल जाएं। इस लड़के के बारे में क्या? एक गार्ड ने कहा। चिंता मत करो, उसकी मार्शल आर्ट खराब हो गई है। इसके अलावा वो पूरी तरह से बंधा हुआ है, वो कैसे बच सकता है? उड़कर, उस गार्ड ने कहा। डर से कांपते हुए पहरेदार मुड़कर भाग गए। हालांकि जब वे पेड़ों से बाहर निकले तो एक बहुत ही चमकीला बिजली का बोल्ट जंगल में गिरा और उस पेड़ से टकराया जिस पर विक्रमसेन को बांधा गया था। तुरंत विक्रमसेन का पूरा शरीर बिजली की चमक से भर गया और फिर जलते हुए मांस की गंध हवा में भर गई। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए सेज एम्परर के साथ। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद। चथरी ही इज अलाइव। विक्रम अब इससे अधिक हतोत्साहित नहीं हो सकता था। एक ही पंच से राजूपाल ने उसकी एनर्जी क्षेत्र को बेकार बना दिया, उसकी एनर्जी क्षेत्र को नष्ट कर दिया और ये सुनिश्चित कर दिया कि उसके कल्टीवेशन के आधार की कभी भी प्रगति की कोई उम्मीद नहीं थी। और कौन सोच सकता था कि उस पर बिजली गिरने का दुर्भाग्य आएगा। जैसे ही शक्तिशाली बिजली पेड़ से टकराई और फिर उस पर गिरी, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें फट जाएंगी और उसने मजबूरन अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या मैं मरने जा रहा हूँ? उसने सोचा। अच्छा है, मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा, फिर मुझे अपनी बाकी जिंदगी हंसी का पात्र बनकर तो नहीं रहना पड़ेगा। जैसे ही बिजली उसके शरीर में प्रवेश की, उसे असहनीय दर्द और गर्मी महसूस हुई, मानो लाखों ब्लेड उसके मांस और हड्डियों को चीर रहे हों और अनंत दर्द का अनुभव रहा रहे हों। हालांकि वो मरा नहीं। बिजली की शक्ति ने उसकी मांसपेशियों, उसके कंकाल और उसकी नाड़ियां को चीर दिया, जिससे अंततः उसके नाड़ी समागम में एक भंवर पैदा हो गया। परिणामस्वरूप उसकी नष्ट हो चुकी एनर्जी के क्षेत्र में अचानक अजीबोगरीब और विचित्र परिवर्तन होने लगे। सर्पिलाकार बिजली ने एक आकार लेना शुरू कर दिया, जब तक कि वो एक हिंसक, उन्मत्त विशालकाय जानवर की तरह दिखने लगी, जो अपनी क्रूरता में लगभग ड्रैगन जैसा था। यदि कोई ये देख पाता कि उसके अंदर क्या हो रहा था, तो उसे बिजली से बना एक विशालकाय प्राणी दिखाई देता जो पागलों की तरह चिंघाड़ रहा था। बिजली विलुप्त नहीं हुई, वो पेड़ से होकर विक्रम तक पहुंच गई, जिससे पेड़ में आग लग गई। आखिरकार विक्रम ने बिजली में एक छोटा सुनहरा व्यक्ति देखा जो सीधे उसके माथे पर उड़ गया। उसके बाद उसे लगा कि उसका दिमाग फटने के कगार पर है, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। इस समय तक जंगल से बाहर निकल चुके गार्ड्स को देखकर सभी हैरान रह गए। वे इतने करीब थे कि उन्होंने साफ देखा कि बिजली पेड़ पर गिर रही थी और उसमें आग लग रही थी, और वे विक्रम को भी कीचड़ में गिरते हुए देख सकते थे, जो मृत लग रहा था। एक गार्ड ने पूछा, अब हम क्या करें? एक अन्य ने कहा, उसके बिजली गिरने से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब हम बिजली थोड़ी रोक सकते थे। तुम शहर वापस जाओ और इस मामले की रिपोर्ट महान राजूपाल को दो। उस बच्चे ने एक अक्षम्य अपराध किया है, लेकिन वो एक अमीर और शक्तिशाली क्लैन से आता है। अगर वो इस तरह मर जाता है और मामले को ठीक से नहीं संभाला जाता है, तो ये सिलीगुड़ी में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। अन्य गार्डों में से एक तुरंत शहर की ओर भागने लगा। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कदम आगे बढ़ पाता, उसने सामने एक विशालकाय आकृति देखी जो धातु का कवच पहने हुए थी। पसीने से लथपथ गार्ड कीचड़ में गिर पड़ा। राजूपाल सर, आप इतने जल्दी वापस आ गए। बिजली गिरने से मर गया, राजूपाल ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें जानवरों की तरह चमक रही थीं। जब वो विक्रमसेन के पास गया
अपने हाथ से पहुंचते हुए उसने विक्रम में एनर्जी की एक धारा भेजी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। उसकी नाड़ियां और एनर्जी क्षेत्र अभी भी नष्ट हो गया था और उसका शरीर झुलस गया था और काला पड़ गया था। वो बिजली गिरने से घायल हो गया था और उसकी नाड़ियां और एनर्जी का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन वो जीवित है। वास्तव में राजू पाल ने विक्रम सेन का निरीक्षण किया और कहा। तभी कुछ लोग आलीशान ढंग से सिलवाए गए कपड़ों में आगे बढ़े। वे सिलीगुड़ी के महत्वपूर्ण लोग थे, जिनमें से एक के लंबे सफ़ेद बाल थे और वो शहर के किसी क्लैन का प्रबंधक लग रहा था। विक्रम की जांच करने के बाद उसने कहा, ठीक है, अब हमें इस बेवकूफ़ लड़के को पूछताछ के लिए वापस नहीं लाना है और हमें निश्चित रूप से उसे फांसी पर नहीं चढ़ाना है। उसे सेन क्लैन में वापस भेज दो, और जब तुम ऐसा कर रहे हो तो उन्हें शहर के मजिस्ट्रेट का ये संदेश भेज दो, क्योंकि सेन क्लैन के एक अपराधी ने लेटेंट ड्रैगन पिल चुराई है, इसलिए सेन क्लैन पूरा मुआवजा देगा, भले ही उन्हें अपना सारा सामान बेचना पड़े। उद्धरण चिन्ह। हाँ सर। गार्डों ने विक्रमक्यू को पकड़ लिया और उसे सिलीगुड़ी वापस खींचने लगे। रात जल्दी ही बीत गई और जल्द ही एक चमकदार धूप वाला दिन हो गया। पिछली रात आए भयंकर तूफान ने बहुत सारी फसलें और पशुधन नष्ट कर दिए थे और शहर के बाहर की विशाल नील नदी में बाढ़ आ गई थी, लेकिन अब बारिश बीत चुकी थी और तापमान पहले से ही बढ़ रहा था। सेन क्लेन, जो सिलीगुड़ी के सबसे अमीर और शक्तिशाली क्लेनों में से एक है, पूरी तरह से डोमिनेटिंग था। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे, विशेष पहरेदार हाई अलर्ट पर थे और नौकरानियां, दासियां और बड़ी उम्र की महिला नौकरानियां क्लैन के हर कोने में आपस में कानाफूसी कर रही थीं। एक तीखी जीभ वाली वृद्ध महिला इस समय जो कुछ हुआ था उसका अच्छे से विवरण दे रही थी, और यद्यपि उसने अपनी आवाज़ को धीमा रखने की कोशिश की, फिर भी उसके लिए अपनी घृणा भरी मुस्कुराहट को छिपाना असंभव था। हमारे सेन क्लैन के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, क्या आपने सुना? कल रात क्लैन के सरदार शेखर के बेटे विक्रम ने शहर के मजिस्ट्रेट से एक खजाना चुरा लिया। उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया, उसकी एनर्जी क्षेत्र को क्रिपल कर दिया गया और उसे एक पेड़ से बांध दिया गया। फिर उसे बिजली का झटका लगा। जब वे उसे वापस लाए तो वो पूरी रात बिस्तर पर लेटा रहा, सांस लेने के लिए संघर्ष करता रहा। वो किसी भी क्षण मर सकता था। इसके बाद बोलने वाला क्लैन का एक और वफादार सेवक था। ये सही है, और शहर के मजिस्ट्रेट ने एक अल्टीमेटम जारी किया है। सेन क्लैन के पास चोरी किए गए खजाने की कीमत चुकाने के लिए 3 दिन हैं, जिसका मतलब है कि क्लेन लगभग पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। कई युवा नौकरानियां इस खबर से पूरी तरह स्तब्ध थीं। क्या क्लेन दिवालिया हो जाएगा? हम कैसे उबर पाएंगे? अन्य अमीर और शक्तिशाली क्लेनों के बारे में क्या? कुमार, रावत, सिंगला और बजाज। उन्हें हमारा क्लेन कभी पसंद नहीं आया, और जब हम नीचे होंगे तो वे हमें मारने का मौका जरूर पा जाएंगे। हाँ, सेन क्लेन इस समय बड़ी मुसीबत में है। उस सोने का कटोरा लेकर पैदा होने वाले विक्रम ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो क्या कर रहा है, और एक बहुत बड़ी आपदा का कारण बन गया। ही उसके पिता शेखर क्लैन के लीडर हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके बाद उनकी स्थिति बहुत स्थिर नहीं रहने वाली है। सिटी मजिस्ट्रेट के लिए काम करने वाले किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि विक्रम ने एक लड़की के लिए ऐसा किया था, इसीलिए उसने खजाना चुराया था। बकवास। उसके जैसे बिगड़े हुए लड़के सबसे दुष्ट बदमाश हैं, वे हमेशा समस्याएं खड़ी करते हैं। नौकरों में से एक ने तो यहाँ तक कह दिया। अच्छा हुआ कि उसकी एनर्जी क्षेत्र क्रिपल हो गई, बिना किसी मार्शल आर्ट के वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। कुछ सेवक विक्रम के दुर्भाग्य पर खुश थे, अन्य लोग क्लैन के भविष्य को लेकर चिंतित थे, और कुछ ने तो विक्रम को कोस भी रहे थे। इस बीच क्लेन के बीचों बीच स्थित एक प्रांगण में, जो गलियारों और बरामदों की भूल भुलैया में बसा हुआ था, जरीदार कपड़े पहने एक लंबा हृष्ट पुष्ट आदमी खड़ा होकर स्थिति के बारे में रिपोर्ट सुन रहा था। एक डॉक्टर बोल रहा था, लीडर, यंग मास्टर विक्रम की स्थिति कर दिया गया है, लेकिन उसके लगभग पूरे शरीर में जलन हुई है। उनकी नाड़ियां नष्ट हो गई थी और उसकी एनर्जी का क्षेत्र बिखर गया है। उनकी मार्शल आर्ट पूरी तरह से क्रिपल हो गई है। वो अपने जीवन के बाकी समय के लिए विकलांग रहने वाला है। उसकी मार्शल आर्ट को क्रिपल कर दिया, क्लेन लीडर ने कहा। उसकी एनर्जी का क्षेत्र को भी नष्ट कर दिया। धाड़। एक जोरदार हथेली के प्रहार से पास की मेज टुकड़े टुकड़े हो गई। हवा में एक लहर के गुजरने की जोरदार आवाज हुई। शेखर ने गुस्से में कहा, सेन क्लेन खोए हुए लेटेंट ड्रैगन पिल की भरपाई कर सकता है, लेकिन उन्हें मेरे बेटे की एनर्जी का क्षेत्र को क्यों क्रिपल करना पड़ा? उसका हाथ काट देना भी बेहतर होता। एक अंक हो जाने के बाद भी उसकी एनर्जी क्षेत्र बरकरार रहने के बावजूद वो एक शीर्ष एक्सपर्ट बन सकता था। ट्रिपल एनर्जी क्षेत्र के साथ वो कभी भी एनर्जी को एकत्रित नहीं कर पाएगा। क्लैन का प्रबंधक भी वहां मौजूद था। लीडर, जो हो गया सो हो गया, अब हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। सबसे गंभीर बात यह है कि शहर के मजिस्ट्रेट ने लेटेंट ड्रैगन पिल के लिए मुआवजा मांगा है। मुझे डर है कि जब क्लेन दिवालिया हो जाएगा तो मुख्य श्रेष्ठ चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे। कोई ना कोई इस स्थिति का फायदा उठाकर सत्ता हथियाने की कोशिश जरूर करेगा। शेखर ने ठंडी सांस ली। याद है कि मैं शुरू में क्लैन के सरदार का पद क्यों हासिल कर पाया था? ये साजिश, षड्यंत्र और गठबंधन बनाकर नहीं हुआ था।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी एनर्जी क्षेत्र और कल्टीवेशन का आधार बेजोड़ था और यही स्थिति रहेगी। देखते हैं कि उनमें से कोई मुझे हराने के लिए पर्याप्त ताकतवर है या नहीं। मुख्य श्रेष्ठ को सूचित करें कि हम 3 दिनों में क्लैन का मंच बनाने जा रहे हैं। हम सहायक शाखाओं के साथ बात करेंगे और तय करेंगे कि क्या करना है। सिटी मजिस्ट्रेट ने हमें आवश्यक धन जुटाने के लिए पर्याप्त समय दिया है। हाँ सर, मैनेजर ने सिर हिलाते हुए कहा। वो जाने के लिए मुड़ा, फिर रुका और पूछा, यंग मास्टर विक्रम के बारे में क्या? उसने जो परेशानी पैदा की है उसे देखते हुए मुख्य श्रेष्ठ निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेंगे। उसकी मार्शल आर्ट खराब हो गई थी और उसे बिजली का झटका लगा था। क्लेन लीडर शेखर ने गुस्से में कहा। यहाँ तक कि शहर के मजिस्ट्रेट को भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुख्य श्रेष्ठ क्या करने जा रहे हैं? उसे मार डालो। अगर कोई मेरे बेटे पर हाथ डालने की हिम्मत करता है तो मैं मामले को चुपचाप नहीं सहूंगा। एक और बात, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूं जिसे मैं मून अकेडमी में विक्रम की आंटी तक पहुंचाना चाहता हूं। मैनेजर की आंखें चमक उठीं और कहा, ठीक है। मैं कैसे भूल गया कि हमारे साथ यंग लेडी है। जिस युवती का उसने जिक्र किया वो क्लेन लीडर शेखर की दत्तक बहन थी और इस तरह विक्रम की बुआ थी। वो आर्य कॉन्टिनेंट के सबसे प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशन मून अकेडमी की सदस्य थी, जिसने उसे अतीत की तुलना में एक बहुत ही अलग पहचान दी। वो 10 साल से सेन क्लैन से दूर थी और शानदार प्रतिभाशाली थी। आखिरकार उसे बहुत छोटी उम्र से ही मून अकेडमी के एक श्रेष्ठ ने कल्टीवेशन की शिक्षा दी थी। डॉक्टर सूरज, मेरे बेटे को कितनी बुरी तरह चोट लगी है? क्लेन लीडर शेखर ने पूछा। क्या कोई ऐसी दवा है जो उसे जगा सके? आपकी डॉक्टरी के नॉलेज की चर्चा सिलीगुड़ी में हर जगह होती है। आपको उसकी चोटों का इलाज करने का कोई तरीका पता होना चाहिए। मैंने एक सामयिक मरहम लगाया है, डॉक्टर सूरज ने उत्तर दिया, और अपनी मार्शल आर्ट्स का उपयोग करके उसको ठीक करने की कोशिश की है। कुछ दिनों में वो अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाएगा। उसके अंगों को नुकसान नहीं पहुंचा है, केवल उसकी नाड़ियां और एनर्जी का क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ है। बेशक वो इसके बाद कल्टीवेशन का प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। डॉक्टर सूरज ने काफी शांत आवाज में कहा। क्लेन लीडर शेखर ने हाथ हिलाते हुए कहा, डॉक्टर सूरज को इनाम के तौर पर 10 एनर्जी कन्वर्जेंस गोलियां दो। जब मेरा बेटा जागेगा तो मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगा। डॉक्टर। आर्य कॉन्टिनेंट की सभी दुकानों और बाजारों में एनर्जी कन्वर्जेंस की गोलियां मुद्रा के रूप में मानी जाती थीं। इनका उपयोग मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन के दौरान शुद्ध एनर्जी इकट्ठा करने, नाड़ियां को पोषण देने और एनर्जी के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भी किया जा सकता था। जी हाँ सर, बूढ़े मैनेजर ने कहा और डॉक्टर को दूर ले गया। क्लेन लीडर पीछे रह गया, अपने हाथों को मुट्ठी में बांधते हुए। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी माँ इतनी जल्दी चली गई और अब हम कुछ बड़ी बुरी किस्मत का सामना कर रहे हैं। मैं तुम्हारी एनर्जी के क्षेत्र को ठीक करने के लिए जो कुछ भी सोच सकता हूँ करूँगा और सुनिश्चित करूँगा कि तुम फिर से कल्टीवेशन का प्रैक्टिस कर सको। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ इतना कमज़ोर होना कोई विकल्प नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए सेज एम्परर के साथ। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद। चफोर्ट नरक को दबाकर रखने वाला गॉड सुकुना। सेन क्लैन के भीतर एक अन्य स्थान पर विक्रम जाग रहा था और चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे को लाल मखमली साज सज्जा और महंगी प्राचीन पेंटिंग्स से सजाया गया था। यहाँ तक कि एक तांबे का बर्तन भी थी जिस पर कछुए और सारस की आकृतियां बनी हुई थीं, जो बहुत महंगी किस्म की अगरबत्ती जला रही थी। प्रदर्शन पर मौजूद धन संपत्ति का स्तर चौंका देने वाला था। बाहर गर्मी थी, लेकिन कमरे में ठंडी हवा बह रही थी, जिसका स्रोत वहां का बड़ा धुंध से ढका तालाब था। तालाब के बगल में पेड़ छाया प्रदान करते थे और वहां बर्फ के कई टुकड़े भी थे जिन्हें और अधिक ठंडक प्रदान करने के लिए उस क्षेत्र में रखा गया था। दरवाजे के बगल में लगभग 11 या 12 साल की एक छोटी नौकरानी बैठी थी, जिसका सिर लगातार ऊपर नीचे हिल रहा था क्योंकि वो सोने की इच्छा से जूझ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे जबरदस्ती जागना पड़ रहा था। बेचारी वो नींद नामक दुश्मन से लड़ रही थी और उसका दुश्मन उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। विक्रम को अब दर्द नहीं हो रहा था। जब वो वहां लेटा था तो उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि बिजली गिरने से उसे क्या हुआ है। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे बिजली से बना एक मुट्ठी भर विशालकाय जानवर दिखाई दिया जो उसकी एनर्जी के क्षेत्र में आराम कर रहा था। वस्तुतः किसी भी बाहरी उत्तेजना से विशालकाय जानवर अचानक सिकुड़कर एक छोटे से बिंदु जैसा हो जाता था, जो एक अच्छी बात थी, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली एक्सपर्ट जो उसकी जांच करता उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई देता। विक्रम को ये आभास हो गया था कि बिजली जैसे विशालकाय प्राणी में बहुत बड़ी विनाशकारी शक्ति है, इतनी बड़ी कि अगर वो किसी तरह से इसे हमले में छोड़ दे तो ये संभवतः उस पूरी हवेली को नष्ट कर देगी जिसमें वो था। उसे बिजली का झटका लगा था, लेकिन वो मरा नहीं था। इसके बजाय बिजली उसके अंदर प्रवेश कर गई और उसने एक विशालकाय और एक शैतान का रूप ले लिया। विक्रम ने स्थिति पर चाहे जितना भी विचार किया हो, वो इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया कि क्या हो रहा था। एक समय विक्रमिक्यू ने अपनी एनर्जी प्रसारित की और उसके माथे पर सुनहरा शैतान प्रकट हुआ।
फिर शैतान ने उसके मन में ऐसी तीव्र आवाज में बात की जिसे कोई और नहीं सुन सका। सफल होने में असफल, खोजने में टूट, स्वर्ग के नीचे अद्वितीय। सफल होने में असफल, खोजने में टूट, स्वर्ग के नीचे अद्वितीय। विक्रम के माथे पर मौजूद सुनहरा शैतान बार बार वही शब्द दोहराता रहा। ऐसा करते हुए विक्रम ने उससे बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे उन्हीं शब्दों के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। वो शैतान बिजली के माध्यम से उसके पास आया था, लगभग किसी देवता या आत्मा की तरह, और उसे अवर्णनीय भव्यता और रहस्य की अनुभूति से भर रहा था। विक्रम ने पहले ऐसी किसी चीज को नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लगभग अजेय और सर्वशक्तिमान स्वामी हमेशा उसके साथ मौजूद हो। अतीत में उसने व्यक्तिगत रूप से सिलीगुड़ी के नगर मजिस्ट्रेट को देखा था, जिसने अपनी मार्शल आर्ट्स को 9वें चरण एनर्जी के मास्टर लेवल तक विकसित किया था। नगर मजिस्ट्रेट अविश्वसनीय प्रभाव और अधिकार का व्यक्ति था, और फिर भी विक्रम ने सुनहरे शैतान से जो शक्ति महसूस की वो उससे कहीं अधिक थी। जैसे ही उसने शैतान के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया, उसमें से अचानक से कई हजार शब्दों की एक धारा बह निकली, साथ में भौतिक चित्र भी थे। वे सीधे विक्रम सेन की चेतना के सागर में बह गए और खुद को एक मार्शल आर्ट टेक्निक के रूप में बदल लिया। नरक को अपने पैरों में रखने वाला गॉड सुकुना की ताकत। एनर्जी का उपयोग करके ईश्वर को बुलाओ, जो तब एक विशालकाय बन जाता है। व्यक्ति के प्रत्येक कार्य और गति में एक विशालकाय की शक्ति होगी। 840 मिलियन कणों से बना है, जो उस शक्ति का घर है। यदि सभी कण जागृत हो जाएं, तो व्यक्ति एक विशालकाय देव की तरह बन सकता है। समुद्र और नदियों को उलट सकता है, आकाश से तारों को नीचे खींच सकता है, चंद्रमा और सूर्य को निगल सकता है, और यह सब एक ही विचार से कर सकता है। विक्रम के मन में अचानक ये शब्द आना इतना चौंकाने वाला था कि वो लगभग उछलकर खड़ा हो गया। ये कौन सी टेक्निक है? ये हमारे सेन क्लेन द्वारा विकसित मार्शल आर्ट से बिल्कुल अलग लेवल पर है। ये हमारी टेक्निक से लाखों गुना बेहतर होगी। ऐसी पावरफुल टेक्निक तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। विक्रम अपने आप से ही बड़बड़ाया। सच्चाई ये थी कि सेन क्लेन द्वारा प्रैक्टिस की जाने वाली मार्शल आर्ट वास्तव में काफ़ी हाई लेवल मानी जाती थी। विक्रम के पिता शेखर पहले ही 8वें चरण एनर्जी अवतार लेवल पर पहुंच चुके थे, और उन्हें सिलीगुड़ी में शीर्ष मास्टर्स में से एक माना जाता था। केवल शहर के मजिस्ट्रेट ही उनसे बहुत ऊपर थे। गॉड सुकुना, विक्रम ने सोचा। गॉड सुकुना, अफवाहों के अनुसार आर्य कॉन्टिनेंट के पश्चिम में एक और भूमि है जिसकी जलवायु बहुत गर्म है। वहां का है। माना जाता है कि वे हाथियों और मैमथ को देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। मैंने ऐसी कहानियां भी सुनी हैं कि पश्चिम में एक और स्थान है जहां अंतहीन नरक है, जिसे दबाने और कुचलने के लिए लोग गॉड सुकुना का उपयोग करते हैं। शायद नरक को अपने पैरों तले रखने वाले गॉड सुकुना की यह शक्ति पश्चिम की कोई शानदार टेक्निक है। सच्चाई ये थी कि विक्रम कोई सुखवादी रेशमी पैंट नहीं था। वो वास्तव में अपनी पीढ़ी के सबसे कुलीन यंग मास्टर में से एक था। उसका कल्टीवेशन आधार एक समय काफ़ी अच्छा था, इस हद तक कि वो एनर्जी विस्फोट लेवल के एकदम करीब पर था। लगभग 100 सटे पंच टेक्निक का उपयोग करने में सक्षम था। दुख की बात है कि उसका डिसीजन प्यार से धुंधला हो गया था, और जिस राज द्वारा धोखा दिए जाने के कारण वो अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया। हालांकि सामान्यतः कहा जाए तो वो बुद्धिमान और काफ़ी जानकार व्यक्ति है, जिसके अंदर ज्ञान तो कम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वही बात है, लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, और इसलिए ही जिया विक्रम का काट कर चली गई। बेचारे विक्रम ने तो अपने बच्चों के नाम तक सोच लिया था। वो जब यहाँ से जिसको लेकर भाग जाएगा तो क्या क्या करेगा, सब कुछ। लेकिन इन सब का क्या ही फायदा। जिया ने विक्रम का ऐसा काटा है कि वो अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जिससे निकलना आसान नहीं है। इससे न केवल उसके पिता परेशानी में हैं, बल्कि उसका पूरा सेन क्लेन भी परेशानी में है। विक्रम उस टेक्निक को देख रहा था और अपने सारे ज्ञान को मिलाकर समझने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार वो तुरंत बता सकता था कि सुनहरे शैतान ने उसे जो टेक्निक सिखाई थी वो असाधारण थी। अधिकांश मार्शल आर्ट्स में नाड़ियों के भीतर एनर्जी का सर्कुलेशन और कन्वर्जेंस शामिल होता है। हालांकि नरक को अपने पैरों में रखने वाले गॉड सुकुना की यह शक्ति अलग थी। ये शरीर को 840 मिलियन छोटे कणों से बना हुआ मानता था, जिनमें से प्रत्येक एक सोता हुआ बिंदु था। जब वो सारी शक्ति जागृत और एक साथ मिली होती तो वो आकाश से तारे तोड़ने के लिए पर्याप्त होती। नरक को अपने पैरों तले रखने वाला गॉड सुकुना, विक्रम ने सोचा। जाहिर सी बात है, गॉड सुकुना इतने शक्तिशाली हैं कि वे कभी न खत्म होने वाले नरक को कुचल सकते हैं। शक्ति का वो सटीक लेवल क्या है? मुझे लगता है कि मैंने अपनी उस आपदा से लाभ उठाया है। मैंने एक उल्लेखनीय क्षमता हासिल की है, जो मुझे मेरे पिछले लेवल से बहुत आगे ले जाने की क्षमता रखती है। ये वास्तव में सफल होने में, विफल होने, खोजने में टूटने का मामला है। स्वर्ग के नीचे अद्वितीय। विक्रम अपने आप से ही बातें किए जा रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने टेक्निक के तरीकों के अनुसार कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर में वाइटल एनर्जी की अनगिनत किस्में प्रवाहित होने लगी, जिससे उसके नाड़ी समागम क्षेत्र में बिजली की तरह चमकने वाला विशालकाय प्राणी उत्तेजित हो गया।
वाइटल एनर्जी उसमें से बाहर निकलने लगी, जिससे वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। इस बीच वो एनर्जी विक्रम के मांसल शरीर में प्रवेश कर गई और उसे रूपांतरित करने लगी। जैसे ही विक्रम अपनी आंखें बंद करके बैठा, उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस हो रहा था और उसे चरमराहट और चटकने जैसी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसकी सभी क्षतिग्रस्त नाड़ियां धीरे धीरे ठीक हो रही थीं और उसकी एनर्जी का क्षेत्र भी ठीक हो रहा था। वास्तव में जैसे जैसे ये प्रक्रिया जारी रही, वो पहले से ज़्यादा मजबूत होता गया। आमतौर पर नरक को अपने पैरों तले रखने वाले गॉड सुकुना की शक्ति एक शीर्ष लेवलीय टेक्निक थी, जिसे कल्टीवेट करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। यहाँ तक कि असाधारण रूप से बुद्धिमान लोग जिनके पास शानदार जन्मजात टैलेंट हैं, वे भी इसमें सफल नहीं हो पाते जब तक कि उन्हें कोई बाहरी ज्ञान न मिले। हालांकि बिजली गिरने के कारण विक्रम के अंदर वास्तव में एक बिजली का विशालकाय जानवर था, और हर बार जब वो अपनी एनर्जी प्रसारित करता तो उसमें से कुछ उसके अंदर समा जाती। इस वजह से उसकी कल्टीवेशन की गति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। उसके लिए कल्टीवेशन का एक दिन दूसरों के लिए 10 साल की कड़ी मेहनत के समान था। जैसे जैसे समय बीतता गया, विक्रम को महसूस हुआ कि उसके अंदर शक्ति का निर्माण हो रहा है और उसकी मार्शल आर्ट बहाल हो रही हैं। जैसे जैसे वो छलांग और सीमा से आगे बढ़ता गया, उसके सक्रिय दिमाग में ये सब क्यों हो रहा है, इस बारे में सिद्धांत घूम रहे थे। लोग कहते हैं कि कुछ शीर्ष एक्सपर्ट अपनी कल्टीवेशन के दौरान स्वर्ग से प्रतिक्रियाएं भड़काएंगे, कभी कभी बिजली भी उन पर गिरेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी निपुण एक्सपर्ट पर बिजली गिर गई हो, वो एक सुनहरे शैतान में बदल गया हो और फिर बाद में बिजली के साथ मुझ पर गिर पड़ा हो और मेरे माथे पर बस गया हो? क्या बिजली का विशालकाय प्राणी उसकी महत्वपूर्ण एनर्जी और मार्शल आर्ट्स का पैदा कर सकता है? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए सेज एम्परर के साथ। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद। च 5 विक्रम का ठीक होना। ये शैतान स्पष्ट रूप से किसी भौतिक वस्तु और वाइटल एनर्जी से बनी किसी वस्तु के बीच की स्थिति में मौजूद था। ये लगभग एक आत्मा या देवता जैसा था और ऐसा कुछ था जिसे विक्रम नियंत्रित नहीं कर सकता था। नरक को दबाकर रखने वाले गॉड सुकुना की शक्ति उसे प्रदान करने के बाद ये शांत और स्थिर रहा। लगभग ऐसा लगा जैसे यह आराम और ठीक होने की अवस्था में हो। उसने कई बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद विक्रम ने निर्णय लिया कि वो पूरी तरह से उस नई मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा जो उसे दी गई थी, और उसने बिजली के विशालकाय को अवशोषित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। बिजली के विशालकाय हाथी की शक्ति भयानक थी, और वास्तव में विक्रम को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अगर उसने इसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया तो उसकी कल्टीवेशन का आधार कैसा होगा। विक्रम के ध्यान के दौरान किसी समय बाहर खड़ी नौकरानी जाग गई और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। यंग मास्टर, क्या आप जाग रहे हैं? उसने कहा। कल वो अधमरा था और सांस लेने के लिए हौंफ रहा था, लेकिन अब इस तथ्य के बावजूद कि वो अभी भी तरह तरह की पट्टियों में लिपटा हुआ था, वो बहुत उत्साहित और एनर्जी से भरा हुआ लग रहा था। क्या हुआ, लिटिल लेडी? विक्रम ने शांति से कहा। चिंता मत करो, मैं अभी मरा नहीं हूँ। यंग मास्टर, आपके पिता ने आदेश दिया था कि जैसे ही आप जागें, आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। छोटी लड़की केवल 12 वर्ष की थी और वो एक ऐसी गोरी और आकर्षक लड़की थी जिसकी कल्पना की जा सकती थी। उसने लंबे समय तक विक्रम की सेवा की थी और हमेशा उसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखा था। आखिरकार उसने कभी भी उसे उस तरह से परेशान नहीं किया जैसे कि अधिकांश यंग मास्टर अपने नौकरों के साथ करते हैं। वो सिलीगुड़ी के कुलीन युवाओं में से एक था, लेकिन अब उसे एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा था और उसने क्लैन को दिवालियापन के कगार पर ला खड़ा किया था और वो खुद अब एक क्रिपल हो चुका था। ठीक है, मैं पिताजी से मिलने जाऊंगा, विक्रम ने कहा। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पाया कि जो दर्द उसे पहले सता रहा था वो अब लगभग खत्म हो चुका था। इसके बजाय उसे लगा कि वो शक्ति से भर गया है। हालांकि उसने अभी भी खुद को इतना कमज़ोर दिखाने की कोशिश की कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। यंग मास्टर, छोटी लड़की ने चिंतित स्वर में कहा, मैंने सुना है कि आपकी मार्शल आर्ट समाप्त हो गई हैं। यदि आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? चिंता मत करो लिटिल लेडी, मैंने कब लोगों को मुझे परेशान करने की छूट दी है? मुझे चोट पहुंचाने वाले लोगों को दंडित किया जाएगा और क्लैन को पुनर्जीवित किया जाएगा। विक्रम ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा। लिटिल लेडी ने जोर से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है यंग मास्टर। विक्रम जैसे ही सेन क्लेन के भूल भुलैया वाले गलियारों से गुजरा, उसने सुना कि लोग उसके बारे में क्या फुसफुसा रहे थे। उनमें से ज्यादातर उसे एक भोगवादी रेशमी पैंट होने के लिए कोस रहे थे जिसने अपने ही क्लैन को कमज़ोर कर दिया था। उसे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसकी मार्शल आर्ट वाकई खत्म हो गई होती और उसे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं होती तो वो निश्चित रूप से निराशा में डूब जाता। लेकिन अब जब वो नर्क को अपने पैरों तले रखने वाले गॉड सुकुना की ताकत विकसित कर सकता था तो उसे अपनी मार्शल आर्ट को फिर से पाने की उम्मीद थी। बेहतर होगा कि उसकी प्रगति अविश्वसनीय गति से होगी और वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा।
अब उसके पास आशा और प्रत्याशा थी। नरक को दबाकर रखने वाले गॉड सुकुना की शक्ति को चरम पर पहुंचाने के विचारों से भरा हुआ वो सिर ऊंचा करके चल सकता था। इस बात से आश्वस्त था कि वो अपना नाम साफ करने और क्लैन के गौरव और सम्मान को दिलाने में सक्षम होगा। आधिकारिक कार्यालय में पहुंचने पर उसने देखा कि उसके पिता वहां किसी पहाड़ की तरह लंबे और सीधे खड़े थे। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। पिताजी, मैं एक बेईमान बेटा रहा हूं और मैंने फैमिली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कृपया मेरी सज़ा को हल्के में न लें, विक्रम ने गिरे हुए चेहरे से कहा। जब शेखर ने देखा कि उसका बेटा बहुत खुश है और बिल्कुल भी उदास नहीं लग रहा है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपनी चोटों से पहले ही ठीक हो चुके हो। मुझे लेटेंट ड्रैगन पिल के पीछे की कहानी पहले से ही पता है। तुमने इसे मगध की राजकुमारी जिया राज के लिए चुराया था, है न? वो कुछ समय से कल्टीवेशन की रुकावट में है और वो चाहती थी कि वो पिल उसे सफलता प्राप्त करने में मदद करे। ये सब मून अकेडमी की स्टूडेंट बनने की उम्मीद में। मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दे सकता, बेटा। कौन सा युवा कभी प्यार के लिए कुछ बेवकूफ़ी नहीं करता? वास्तव में मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें थोड़ा बड़ा होने में मदद मिलेगी। किसी भी मामले में मैं तुम्हें नतीजों से निपटने में मदद करूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ठीक से ठीक होने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी माँ चली गई थी और इस बिंदु तक तुम्हारी कल्टीवेशन की सफलता तुम्हारी अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम है। हो सकता है कि तुमने प्यार के कारण कोई आपदा उत्पन्न कर दी हो, लेकिन चाहे कितने भी लोग तुम्हें इसके कारण चोट पहुंचाने या मार डालने की धमकी दें, मैं समझता हूं कि तुमने क्या किया है। क्लेन लीडर शेखर ने बड़े ही अनोखे अंदाज में ये सब कहा। अपने दिल में गर्मजोशी महसूस करते हुए विक्रम ने कहा, पिताजी आप बस देखते रहिए, मैं अंततः आपको गौरवान्वित करने जा रहा हूं और मैं निश्चित रूप से क्लेन का गौरव हासिल करूंगा। शेखर ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तुम्हारे सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई को घटना की सूचना दे दी गई है और वो दोनों आपसे मिलने के लिए जल्दी से वापस आ रहे हैं। मैंने तुम्हारी बुआ को भी स्पष्टीकरण देने के लिए एक पत्र भेजा है। वो 10 साल से दूर हैं, लेकिन आने वाले संकट से निपटने में वो निश्चित रूप से हमारी हर संभव मदद करेंगी। किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम ठीक होने पर ध्यान दो और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी एनर्जी को फिर से प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करूंगा, शेखर ने कहा। विक्रम अपने पैरों पर खड़ा हुआ, कुछ कदम पीछे हटा और फिर हाथ जोड़ लिए। पिताजी मेरी प्रमुख कल्टीवेशन आधार प्रगति के बारे में जानकर खुश होंगे, उसने सोचा, लेकिन मैं नरक को दबाकर रखने वाले गॉड सुकुना की शक्ति के बारे में नहीं बता सकता। अगर बात लीक हो गई तो निश्चित रूप से खून खराबा होगा और क्लेन में पिताजी की स्थिति को नुकसान पहुंचेगा। विक्रम कोई बेवकूफ़ नहीं था और निश्चित रूप से एक अयाश नहीं था। हालांकि उसने जिया राज की वजह से आवेगपूर्ण युवा मूर्खता के साथ काम किया था, लेकिन उसने अपना सबक सीख लिया था। इस घटना ने पहले ही उसके दिल को ठंडा कर दिया था और उसे परिपक्वता और शांति के एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। उस रात बाद में आकाश बिल्कुल साफ हो गया और ऊपर चमकता हुआ चांद दिखाई देने लगा। विक्रम एक निचले पहाड़ की चोटी पर अकेला था, चुपचाप कल्टीवेशन का प्रैक्टिस कर रहा था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकते हुए वो उन चालों से गुजर रहा था जो नरक को अपने पैरों तले रखने वाले गॉड सुकुना की शक्ति का निर्माण करती थीं। उसकी हरकतें नदी के बहते पानी की तरह सहज और तरल थीं, और बीच बीच में गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंजती रहती थीं। उसकी मांसपेशियां लोहे की तरह तनी हुई थीं और चांद की रोशनी के नीचे उसकी आभा नर्म जैड की तरह थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस पर बिजली गिरी हो। वास्तव में यदि कोई ध्यान से देखे तो उसकी ऑरा एक क्रोधित, निडर विशालकाय जानवर की तरह प्रतीत होती थी। धमाका। जब वो अपने प्रहारों और लातें मारने का अभ्यास कर रहा था तो उसके प्रहारों की विस्फोटक ध्वनियां हवा में गूंज रही थीं। हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, हवा में ऊपर उठ रही थी, जब तक कि उस क्षेत्र में एक भंवर नहीं बन गया जिसके केंद्र में वो था। 100 सटे पंच टेक्निक। वो गुर्राया, उसकी मार्शल आर्ट्स उमड़ पड़ी, उसके अंदर से बल बाहर निकल आया और 100 कदम दूर एक विशाल कटोरे के आकार का पेड़ 2 टुकड़ों में टूट गया, जिससे सभी दिशाओं में पत्तियां उड़ने लगीं। विस्फोटक शक्ति के साथ मार्शल आर्ट को बाहर निकालो। 100 सटे पंच टेक्निक पेड़ों को तोड़ सकती है और पत्थरों को चकनाचूर कर सकती है। विक्रम खुशी से बड़बड़ाया। इस क्षण से विक्रम को बिना किसी संदेह के पता चल गया कि वो उस उच्च लेवल पर पहुंच गया है जिसकी वो इतने लंबे समय से तलाश कर रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए सेज एम्परर के साथ। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।